नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इस देश में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे तो उनकी कई पहचान है, लेकिन उन्हीं से पूछते हैं कि आज उनको क्या कहा जाए। इस वक्त मेरे साथ तारिक फतेह मौजूद है। और तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, हम जब गूगल करते हैं आपके बारे में या जब आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ऑथर, थिंकर, लिबरल एक्टिविस्ट, बहुत सारे टैग्स आते हैं। लेकिन आज सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि तारिक फतेह आखिर है क्या, अगर मैं आपसे कहूं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। बड़ा मुश्किल सवाल है। हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान में पैदा हुआ, काफी होना चाहिए। इंडिया में पॉपुलर बहुत हैं आप, बहुत ज्यादा, और कई बार अनपॉपुलर भी हूं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक सेक्शन है जो आपको पसंद नहीं करता है, और पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा लोग आपको नापसंद करते हैं। आप पाकिस्तानी हैं इसके बावजूद। लेकिन तारिक फतेह साहब, वो लोग कौन है जो आपको पसंद नहीं करते इंडिया में? ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जैसे कुछ कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, मणिशंकर हैं, अभी मनीष तिवारी हैं। इन्होंने बड़ा यही एक हॉस्टाइल सा एटीट्यूड मेरी तरफ रखा है, वेब पे भी, टेलीविज़न शोज़ में भी। मुझे समझ नहीं आया। वो तो खैर गुलाम नबी आज़ाद तो राज्यसभा में ले गए और ही अटैक्ड मी ओवर देयर। आई कांट अंडरस्टैंड कि क्या उनका प्रॉब्लम है कि। लेकिन दूसरा एलिमेंट वो है मुस्लिम रेडिकल्स का इंडिया में, जो अब भी पाकिस्तानी जहनीत से, स्टेट ऑफ माइंड से नहीं है, जो समझते हैं कि मेरा पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करना उनके ख़िलाफ़ कुछ है। मुझे ये भी नहीं मुझे समझ में आता कि एक इंडियन को क्यों परेशानी होती है अगर मैं पाकिस्तान की जो जहालत है, वहाँ जो बर्बरियत है, जो पाकिस्तान का बुनियादी हिंदू दुश्मन स्ट्रक्चर है, जिसको मैं समझता हूँ इंडिया भी नहीं समझता अब तक, उस पर किसी इंडियन को क्या एतराज़ होगा कि मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरे लिए थोड़ी सी मिस्ट्री है ये। या वो लोग जो औरंगज़ेब को चाहते हैं और इस बात से नाराज़ हैं कि मेरी कुछ कोशिश से औरंगज़ेब रोड का नाम बदला गया और प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के नाम पे हुआ। तो दीज आर डिस्कवरीज फॉर मी। आई कैन नॉट पिन पॉइंट के क्या गुनाह हो गया मुझसे। चलिए अब पाकिस्तान की बात करते हैं तारिक फतेह साहब। पाकिस्तान इस वक्त एक हलचल और उथल पुथल के दौर से गुजरता हुआ दिखता है तारिक फतेह साहब, और क्योंकि वहाँ दो शरीफ हैं, मैं उन दोनों शरीफों के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन एक शरीफ उनमें से नवंबर में जाने वाले हैं। तो क्या ये माने कि तख्ता पलट हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, पहले तो आपने जो कहा कि परेशानी है और एक पाकिस्तान में केओस है, तो 1947 से है। जब से पाकिस्तान पैदा हुआ, पैदा होते के साथ ही हिंदुस्तान पे हमला किया, वहाँ पिटाई हुई, तो बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया। पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, असेंबली डिज़ोल्व कर दी गुलाम मोहम्मद ने। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो चारों प्रोविंसेस को मिला के लाहौर का कैपिटल बना दिया। यानी इट इज़ एन अनएंडिंग स्टोरी ऑफ परमानेंट केओस। क्योंकि उस मुल्क की, या वो जो एक तो ये मुल्क जहाँ इस वक्त एग्जिस्ट करता है, वहाँ किसी ने नहीं मांगा था पाकिस्तान की मांग थी उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, ओडिशा, बंगाल के मुसलमानों की। बंगाल के मुसलमानों ने 25 साल बाद तलाक दे दी और कहा कि जान छोड़ो हमारी। ये जो इलाके इस वक्त पाकिस्तान में हैं, यहाँ सूबे सरहद में कांग्रेस की हुकूमत थी। सिंध के अंदर जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उनको पॉइजन दे के मार दिया गया। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री थी। तो मुस्लिम लीग तो थी नहीं, लेकिन वो यूपी और सीपी और आपके बिहार के उर्दू स्पीकिंग जो 5% पाकिस्तान की आबादी, उन्होंने आके पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया। तो एक आर्टिफिशियल ज़बान बना दी। ना कोई अपनी मादरी ज़बान में बात करता है, ना बोल सकता। आपने देखा होगा क्रिकेटर से लेके कमेंटेटर्स तक किसी ज़बान में वो फ्लुएंट नहीं है। तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है, ये चलती रहेगी। और ये नवाज शरीफ और उनके कमांडर इन चीफ, ये तो आप देखिए कि 1959 में इलेक्शन होना था तो जनरल अयूब खान आ गए। जनरल्स की जो इज्जत है एक मिडिल क्लास में, वो हमेशा से, क्योंकि जहनी तौर पे पाकिस्तानी अब भी खिलजी, अल्तमश, बलबन, गौरी, अब्दाली फौजियों के उनके जेनेटिक फॉर्मेशन में है कि फौजी आदमी जो है बड़ा शानदार होता है, हिंदुओं को बहुत मारता है।
सिविलियन आदमी जो है वो हुकूमत करता है, उसमें क्या रखा, क्योंकि ज़िंदगी का आपका एम ही ये है कि किसी तरह दिल्ली पे कब्जा हो जाए। बिल्कुल, तो ये बात तो सर है, लेकिन बलूचिस्तान की अगर जिक्र करें, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान की आज़ादी आखिर में भारत के लिए क्यों अहम है, और क्या ये है प्रैक्टिकल? उधार है, हिंदुस्तान का उधार है जो हिंदुस्तान ने देना वापस बलूचिस्तान को। 1947 में बलूचिस्तान के लीडर मीर गौस बख्श बिजंजो, जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बलूचिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लोअर हाउस और अपर हाउस के जॉइंट रेजोल्यूशन से एक सीक्रेट मिशन गया खान कलात की तरफ से, जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को कहा कि हम कलात जो है जिस पे झगड़ा है वो हम इंडिया के साथ मिलाना चाहते हैं, जबकि प्रिंसली स्टेट नहीं था। तो उनसे कह के जब मौलाना आज़ाद से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा तो क्या ताल्लुक, बहुत दूर है ये, जबकि निकोबार जो है वो 1000 किलोमीटर मील दूर था, उसको उन्होंने कर लिया। ये जो 200 मील दूर था बलूचिस्तान को अबेंडन किया, और उसी वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान को भी आपने अबेंडन किया, जिन्होंने बादशाह खान ने कहा कि तुमने हमें गीदड़ों की तरफ छोड़ दिया। तो ये तो अपना जो आपने किया है उसकी थर्ड जनरेशन अब कह रही कि भाई आपको हमारे साथ मॉरल और एथिकल वजह से यू हैव टू सपोर्ट एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान which was an independent country occupied by the Pakistan Army. ओके, नहीं तो मेरा सवाल बलूचिस्तान से ही जुड़ा हुआ है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जैसे ही बलूचिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान को जैसे आग लग गई और तिलमिला उठा पाकिस्तान। वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इस बात को लेकर दुनिया में बोलने लग गया कि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान भारत उठा रहा है, कश्मीर नहीं देखता है वो। क्या कश्मीर और बलूचिस्तान को कंपेयर किया जा सकता है? दो तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। नंबर एक, दोनों कश्मीर पे हमला करके कब्जा किया पाकिस्तान ने, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बलूचिस्तान पे हमला करके पाकिस्तानी। ये है कॉमन फीचर। जो डिफरेंस है वो ड्रामेटिक है। वो ये कि जम्मू कश्मीर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, उस पे पाकिस्तान फौज का जाके कब्जा करना वो यूनाइटेड नेशंस के 1948 के रेजोल्यूशन के एन अगेंस्ट है, क्योंकि यूएन ने कहा कि वो इलाका जो अगस्त 14 1947 में जो लोग उस इलाके में नहीं थे पाकिस्तानी, उनको वहाँ से निकलना है, फौज और सिविलियन। वो कहाँ से निकलेगी? आपने तो पाकिस्तानियों ने तो अपना इलाका चीन को बेच दिया, और चीन की 50,000 फौज बैठी हुई गिलगित बल्तिस्तान में। बलूचिस्तान का ये था कि वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पहले एक आज़ाद मुल्क बना। अगस्त में 3 मुल्क आज़ाद हुए, कलात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। कलात एक आज़ाद मुल्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने घुस के कब्जा किया। तो डिफरेंसेस भी हैं और पैरेलल्स भी हैं, लेकिन इक्वेट करना कि ये कर दो तो वो हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। 5 आज़ादी की जंगें, ये 5वीं आज़ादी की जंग चल रही है आजकल, और इससे पहले 1948 में, 1956 में, 62 में और 73 में हुई हैं जंगें। सर, लेकिन क्योंकि कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि कश्मीर में सालों से पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर को किस तरह से तबाह किए हुए है, उसकी तस्वीर आज भी कश्मीर में देखने को मिलती है। उरी हमला भी उसी का सबूत था। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहली बार भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया है? दो चीज़ें इसमें, एक तो तारीखी तौर पे और साइकोलॉजिकल तौर पे हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा किसी इन्वेडर को उसके पीछे से जाके मारा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ राजा पोरस से लेके उससे पहले, उसके बाद जितने भी बलबन, खिलजी, बाबर इस टाइप के लोग आए या महमूद गजनी आए, आप हमेशा हिंदुस्तान डिफेंसिव पे रहा है। पीछे हटते रहो, कहाँ तक आएंगे, खुद ही थक के चले जाएंगे। नहीं, और जब आप ये कह रहे हैं तो आप कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को हो सकता है ये नागवार गुजरे, क्योंकि आप उनकी सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब वो मैं तो तारीख की बात कर रहा हूँ, मुझे सरकार से क्या लेना देना। आपका ही मोटो है हिंदुस्तान का कि सच जो है वो ऊपर ही आता है। बिल्कुल, तो आ गया तो आ गया, अब मेरा क्या उसमें कसूर है। लेकिन अब पहली दफ़ा हिंदुस्तान के किसी लीडर ने पीछे जाके चपत मारी है भिगो के, तो वो उससे पूरे हिंदुस्तान का साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड कि अब हम डर के बात नहीं करेंगे, ये चेंज आया। नंबर 2, जहाँ तक कश्मीर का इशू है, हिंदुस्तान का जो गलती हुई है कि हिंदुस्तान को ये कहना चाहिए कि आप पहले फौज निकालें,
गिलगित बल्तिस्तान से फिर हम बात करेंगे। इसके बजाय आप कहते हैं शिमला अकॉर्ड। शिमला अकॉर्ड आप पूछिए, किसी को पता ही नहीं है क्या। पाकिस्तान हर दफा जाके इंटरनेशनल एरिना में खड़ा हो जाता है कि वावेला मचाता है, अरे साहब कब्जा कर दिया। इंडिया उसका जवाब देता है शिमला अकॉर्ड। इसमें तो आप फंसते ना। आपका काम है कहना कि भाई हम बात करेंगे कश्मीर में, पहले फौज हटाओ अपनी। ये कभी आपने डिमांड नहीं सुनी होगी किसी इंडियन लीडर से, बीजेपी या कांग्रेस या सीपीआई, जिसको भी आप देख लें, कि कोई ये नहीं कहता है कि पाकिस्तान की फौज कर क्या रही है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां से निकले यूएन के मुताबिक, फिर हम बात करेंगे। नहीं, मैंने कहीं सुना सर, आपने कहा कि हाफिज सईद पाकिस्तान का असली प्रधानमंत्री है। आपने ऐसा क्यों कहा? भाई हाफिज सईद नहीं होंगे तो सैयद सलाउद्दीन होंगे, वो नहीं होंगे तो उसामा बिन लादेन होंगे, मुल्ला उमर होगा। जब ये पूरा मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक सिर्फ डिसऑनेस्ट लोग, अनप्रिंसिपल्ड, पैसा खाने वाले लोगों और हिंदू दुश्मनी के तौर पे जो लगते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे ज्यादा दुश्मनी करता है हिंदुस्तान से, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर होगा। और पाकिस्तान की मैं जब बात करता हूँ, मैं सिर्फ पंजाब के मुस्लिम एरियाज की बात करता हूँ। सुबह सरहद में आज भी बादशाह खान की रिवायत सिंध के अंदर अब भी सिंधु देश की मूवमेंट चल रही है। कराची जो है, वहां तो 4 महीने से कराची का मेयर जेल में बैठा हुआ है। बड़े लोग यहाँ से यूपी सीपी से गए थे पाकिस्तान महाजिर बन के, वहाँ उनका तो मेयर जेल में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बलूचिस्तान तो वैसे ही वहाँ जंग आज़ादी चल रही है। तो पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान के पंजाबी इलाके और जो लाहौर और बड़े बड़े शहर हैं, इनके इर्द गिर्द जो सेठ वेठ और जमींदार लोग रहते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के बारे में हम जब जिक्र कर रहे हैं, तो जहां तक हमें लगता है पाकिस्तान के बारे में तारिक फतेह साहब ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जो आज तक पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आई थी, चाहे वो जुडिशरी को लेकर हो, आर्मी को लेकर हो, या सिविल सोसाइटी को लेकर हो। अगर हम पाकिस्तान के बारे में और आपसे कहें कि जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्यों फेल्ड स्टेट कहा जाता है और पाकिस्तान की रियल कंडीशन या हालात कैसे हैं, वहां के आम आदमी की हालत कैसी है, तो कैसे आप बताएंगे? देखिए, आम आदमी की इकोनॉमिकली हालत इतनी खराब नहीं है जितना कहा जाता है। ये इशू नहीं है कि कौन करोड़पति है और कौन नहीं है, या कितने करोड़पति किसके मुल्क में रहते हैं। ये हिंदुस्तान का हिसाब किताब ठीक नहीं है। सिलसिला ये है कि पाकिस्तान एक सोच का मतलब है, जो टू नोशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना जो खुद एक मुसलमान, उसको तो मस्जिद में जूते पहन के चला गया था। महात्मा गांधी ने कहा कहाँ जा रहे हो, उसे पता ही नहीं था नमाज क्या होता है। वो किसी दोस्त की बेटी को लेके भाग गया, 16 साल की बच्ची को, उसने अपनी बेटी को आग किया। उसका कोई ताल्लुक फ्रीडम मूवमेंट से नहीं था। वो तो रशियन रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में गुजरा, उसने उसमें लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। आज तक उसकी लिखी हुई चीज कहीं नहीं आपको मिलेगी। उसको बना दिया आपने कायदे आजम, कंप्लीटली बोगस, अचकन चूड़ीदार पैजामा पहना के मरवा दिया। अब जिस मुल्क का ना दीन हो ना ईमान हो, और पाक से क्या मतलब है भाई? अफगानिस्तान अफगानों का मुल्क, कजाकिस्तान कजाकों का मुल्क, तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेन लोगों का मुल्क। ये पाकिस्तान क्या पाक लोगों का मुल्क है? आपको इतनी नापाकी पाकिस्तान में मिलेगी? आप क्या मतलब बाकी लोग क्या नापाक थे हिंदुस्तान के कि एक पाकिस्तान बना और एक नापाकिस्तान बना? ये तो हिंदुस्तान का इलाका है, वहीं पे यानी तमाम आपकी पुराने और वेदास लिखी गई मोहनजोदारो में, वहीं से आया ना हिंदुस्तान। सिंध और हिंद तो अलग नहीं हो सकते ना, लेकिन इन्होंने कर दिया। अब ना हिंदुस्तान में किसी को एहसास है कि सिंध उनका हिस्सा है, और ना किसी को सिंध में एहसास है कि हम हिंद से बिछड़ गए। तो ये पिछले 70 साल की बीमारियां हैं जो मोदी साहब बात कर रहे हैं, तो शायद लोगों को होश आ जाए, लेकिन बड़ा टाइम लगेगा इसको दुरुस्त करने में। और सर, क्योंकि आपने कुछ बीमारियों की बात की और कुछ लोग एक और बीमारी को जिक्र करते हैं इस वक्त भारत में, और वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि 3 तलाक एक बीमारी है और उसको दूर किया जाना चाहिए। इस देश में इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस इस पर भी छिड़ रही है, 3 तलाक पर। तारिक फतेह साहब का 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहना है? औरतों को दे दें 3 तलाक की इजाज़त तो फिर ठीक है, औरतें 4 शौहर कर लें, उनको भी होगा। मतलब ये कैसे है कि इंडिया ने यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की, जहां मर्द और औरत की इक्वालिटी गारंटीड है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी, और इंडिया इज ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में शहरियत आपकी विरसत में नहीं मिलती है, शहरियत बेस्ड होती है कानून जो पार्लियामेंट बनाता है, जो लोकसभा बनाता है। कोई गीता से नहीं कानून आता, ना कुरान से आता है, ना पुराण से आता है।
ये बैठ जाना एक 10-12% कम्युनिटी ब्लैकमेल करे मेजॉरिटी को कि हम तो यूं चलेंगे, और वो भी उस कम्युनिटी के वो लोग जिन्होंने इस्लाम की दुकानें खोली हुई हैं और चला रहे हैं कि हम वो तो अगर कह रहे हैं एक जंग छेड़ने जैसा माहौल बन रहा है धर्म अरे के नाम पर। छोड़िए साहब, कुछ नहीं रखा। आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, कोई भी नहीं आएगा। हर मौलवी की एक बेटी है और वो उस बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये टीवी पे आके बहुत बड़ी बड़ी तो बातें आखिर ये लोग मानते क्यों नहीं सर? आपने बिगाड़ा हुआ है, मानेंगे कैसे? आपने सब्सिडी दी हुई है, हज की सब्सिडी तो होती हराम है। हज उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होता मुसलमान का जब तक वो अपने पैसे से करे। आपने उठा के मेजॉरिटी कम्युनिटी के पैसे लेके मुसलमानों को आप सब्सिडी देते हैं। तो जब आप रिश्वतें दे रहे हैं और ढील दिए जा रहे हैं तो पतंग कट जाएगी एंड में। तो आप क्यों रो रहे हैं? करीब में रखे ना हर चीज को। और एक कानून होगा, एक मुल्क होगा। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क हो और 5 कानून हो। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जाकिर नायक जैसे लोग, जो अपने भाषणों में लोगों को, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो ऐसी बातें कहते हैं जिससे लोग आतंकवाद को लेकर प्रेरित होते हैं। ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? बोलने दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए ना। यही तो बात है कि जाकिर नायक बोले, लेकिन जाकिर नायक के जो अगेंस्ट हैं वो भी बोले। ये तो नहीं हो सकता कि जाकिर नायक बोले और मैं बोलूं तो बोले तू काफिर है, तेरी गर्दन काटो। ये कैसी जमहूरियत है? उसको पूरा हक है, जितनी बकवास करता है उसे करने दें। लेकिन अगर नाइश हसन लखनऊ से कहना चाहती हैं और कोई उस पर उंगली भी उठाता है तो उसको तो भेज दें आप। शरिया की जो दुकानें खुली हुई सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, सोमालिया, नाइजीरिया, हजारों गिना दूंगा, भेज दे उन्हें वहां कि जा भाई, तुझे बहुत शौक है शरिया का तो चला जा, हमारी जान छोड़। तो हर शख्स को फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके यहाँ कुछ कानून ऐसे हैं जो इन मुल्लाओं की वजह से पूरी कंट्री को ब्लैकमेल करते हैं कि मेरा दिल दुख गया। भाई तेरा दिल दुख गया, 5 साल का बच्चा है, तेरा दिल दुख गया। अगर हम डिबेट आइडियोलॉजी पे नहीं करेंगे तो किस चीज पे करेंगे? अंदाजा लगेगा अगर ब्रिटेन कहता कि गांधी साहब की तकरीरों की वजह से लॉर्ड क्लाइव का दिल दुख गया या माउंट बैटन का दिल दुख गया तो इसलिए बंद कर दो। ये अहमकाना बात है कि दिल दुख गया, दर्द हो गई, हमें शुबा हो गया, हमारी इंसल्ट हो गई। भाई इंसल्ट वो इंग्लिश में कहते हैं, यू कांट स्टैंड द हीट, डोंट गो टू द किचन। घर जाएं कुछ और। आप इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मेरे पास कई क्वेश्चन उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक सीधा सा सवाल, आपको क्या लगता है इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मॉडर्निटी। जब तक इंडिया का मुसलमान ये नहीं समझेगा कि नेशन स्टेट के अंदर शरिया कानून का कोई ताल्लुक नहीं है और वो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट और सुर्खे जो मुसलमानों की फैमिली दक्यानूसी मैन रिटन लॉज अगेंस्ट वुमेन को डिफेंड करते हैं, उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को पीछे रखने में ना सिर्फ मुसलमान मौलवियों का हाथ है बल्कि लेफ्टिस्ट का भी हाथ है कि उनको मुस्तकिल शो किया जा रहा है कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, आप बैकवर्ड क्लासेस में। भाई 800 साल हुकूमत की है, बैकवर्ड क्लास कहां से होगी मुसलमानों की? अगर कोई नहीं जा रहा पढ़ने या किसी ने अपनी बीवियों को बुरकों में बंद कर दिया है, जिन माओं को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो कैसे बच्चे जन्म देंगी? खुली हवा है, सांस लें, इतना खूबसूरत मुल्क है, उसमें मर्द तो सारे सफेद पहने होते हैं ताकि गर्मी ना लगे, औरतों को वो काले कपड़ों में बिठवाते हैं। तो किस किस का रोना हम रोएंगे? औरत की आजादी के बगैर कोई दुनिया की कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती, पीरियड। ठीक। और इस्लाम में एक औरत थी जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को अपना रिश्ता भेजा था। प्रॉफिट मोहम्मद की उम्र थी 25 साल, खदीजा की उम्र थी ट्वाइस डिवोर्स्ड वुमेन 45 ईयर्स। ये मौलवी सारी पहली सुन्नत तो पूरा करें कि एज अ 25 ईयर ओल्ड किसी 45 ईयर ओल्ड औरत बेवा से शादी करें, फिर मैं बात करूंगा सुन्नतों की। थोड़ी बात उसकी भी करते हैं सर। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर देश में एक माहौल भी बना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। कुछ लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठा दिया और वो पाकिस्तान की मीडिया में हीरो बन गए। तारिक फतेह इस पर क्या सोचते हैं? फिर जमहूरियत है, उनका राइट है ऑपोजिशन का। देखें ये इस पे आप घबराएं नहीं कि लोग क्या कहते हैं, या ये खुली इजाज़त होनी चाहिए। जितनी भी बेवकूफ़ी की बात कोई करे उसका ये हक है कि कहना। वो सीपीएम केरला के किसी ने कह दिया कि उरी का हमला हिंदुस्तानी फौज ने किया था, तो लोग खुद ही तय कर लेंगे ना
हर आप 5 साल बाद आपका इलेक्शन होता है, वो हार जाएगा, बुरी तरह हारेगा। आम आदमी को बेवकूफ़ ना समझें, आम आदमी समझदार है। आपकी अपर क्लास जो है, जो वाइन और डाइन करती है, वो इंतहाई बेवकूफ़ है, क्योंकि वो किसी अपने ओपिनियन के अलावा किसी और की ओपिनियन नहीं सुनना चाहते, चिढ़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। आम आप ऑटो वाले से बात कर लीजिए, वो इतनी समझदारी की बात क्यों करता? उसने इलेक्ट करना है ना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा का मेंबर। तो आप देखिएगा 20-25 साल में इंडिया के अंदर ये जो नए बच्चे इस वक्त 10-15 साल में, दे विल मेक श्योर कि कोई बेवकूफ़ आदमी इलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये चीज पाकिस्तान में नहीं दिखती। पाकिस्तान में अभी हाल ही में देखा, डॉन के एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की सिविलियन सोसाइटी और आर्मी के बीच रिफ्ट को छाप दिया, तो उसी का नाम ECL में डाल दिया गया, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। यानी मीडिया से भी अब पाकिस्तान सरकार चिढ़ रहा है। और जो लोग पाकिस्तान मुल्क ही नहीं है सर, आप क्यों नहीं समझते? पाकिस्तान तो एक फौज का वो है, फैक्ट्री है, जिसमें वो लोगों को यूज करते हैं, फ्री लेबर। अरे उनकी तो कंपनीज के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो फ्रॉड लिस्ट पे होते हैं, वो होते ही नहीं है। यानी अगर 100 सोल्जर एक कंपनी में, तो कम से कम 25-30। एक आखिरी सवाल, क्या तारिक फतेह भारत की नागरिकता चाहते हैं? मिल जाए तो ठीक है। आपके यहाँ कानूनी कोई नहीं है ऐसा नेशनलिटी लेने का, कोई रास्ता ही नहीं है। आप चाहते हैं आपको नागरिकता मिल जाए, तो आप भारत में रहना चाहते हैं? 66 साल के हो गए, 67 का हो जाऊंगा नवंबर में। आखिरी टाइम यहाँ गुजरे तो मजा आएगा, घूमेंगे। एक छोटी सी स्कूटी मैं भी खरीद लूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो तारिक फतेह, लिबरल एक्टिविस्ट, ऑथर, थिंकर और एक ऐसे शख्स जिनको पाकिस्तान में लोग का एक बहुत बड़ा वर्ग नापसंद करता है। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग इनको पसंद करता है, एक छोटा सेक्शन नापसंद करता हो, तो उसकी तारिक फतेह को कोई चिंता नहीं है फिलहाल। तो तारिक फतेह के साथ खास बातचीत। फिलहाल जी बिजनेस पर खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी बिजनेस।